students, so let's begin with our chapter 9 of business studies, that is financial management. So as we have covered the definition of management in the first chapter, तो management क्या होता था? It is basically comprising 5 functions starting from planning, organizing, staffing, directing and controlling. Similarly, financial management is also the type of management that is particularly concerned with using, procuring and distributing the funds. That means financial management involves planning, organizing, directing and controlling the use of finance. In this chapter we will cover all the activities related to finance, कि कैसे हमने finance को arrange करना है, किन सोर्सेज से हमने फाइनेंस को जनरेट करना है, कहाँ पे हमें उसका यूज़ करना है, दैट मीन्स हमें कहाँ पे उन फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए एंड हाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट दोज फंड्स. तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे 3 एस्पेक्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज इफेक्टिव एक्विजिशन. First aspect that we are using for financial management is that कि हम effective acquisition of funds कर सके, कि कहाँ से हमने funds जो है अपने arrange करने हैं. Funds mainly हमें company में क्यों requirement होती है एक businessman को? Funds mainly long term purpose के लिए require हो सकते हैं, like for buying fixed assets और plant machinery, or funds are required for short term things like for day to day functions of the business, for paying the rent and insurance, etc. So firstly, we'll find the source of acquiring the funds. So this thing financial management ensures. Second thing, it ensures effective utilization of the funds. Firstly, acquisition, then utilization. That means how to utilize these funds, where we have to invest these funds. कि कहाँ पे हम किस वे में इन फंड्स को इन्वेस्ट करें, किस वे में मैनेज करें, जिससे हमारा जो रिटर्न है इस इन्वेस्टमेंट पे वो मैक्सिमम रिटर्न हो. तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी हम प्लान करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. एंड थर्डली, वी डिसाइड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स मींस जो भी कंपनी को प्रॉफिट्स होंगे और अदर फंड्स, तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. मे बी उनको रिटेन करना है कंपनी ने कि वो फ्यूचर में उन फंड्स को यूज़ कर सके, और दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ प्रॉफिट टू देयर शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये कुछ डिसीजंस है जो कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर करेंगे. सो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई वी नीड, और उसका मेन इंपॉर्टेंस रोल कहाँ पे है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. फर्स्टली इज टू डिसाइड साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लाइक प्लांट मशीनरी एंड बिल्डिंग वगैरह जो भी हमारी है, जहाँ पे हम अपने ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे होता है कि इट हेल्प्स अस इन डिसाइडिंग कि फाइनेंशियल जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स है उनका साइज, मतलब कितने नंबर, कितना हमें चाहिए, लाइक इफ़ वी नीड मशीन्स तो वो नंबर क्या होएगा मशीन्स का, एंड उनका फंड्स हमने कैसे अरेंज करना है. एंड देन कॉम्पोजिशन, कि किस टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होंगे, देयर साइज एंड देयर टाइप. तो बेसिकली ये हम डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बिकॉज हमें फर्स्टली अपनी फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की नीड्स को डिफाइन करना होता है. ओनली देन वील डिसाइड कि हमें कितना फंड्स, कितने फाइनेंस चाहिए. देन इज द क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स डिसाइड करवाने में हेल्प किया. नेक्स्ट ये क्या हेल्प करता है कि कितने करंट एसेट्स होंगे. ना करंट एसेट्स आर कि जो हमारे एसेट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर. तो वो कितना करंट एसेट होएगा, कितने हमारे बिल्स रिसीवेबल होंगे, डेटर्स, एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एसेट्स हैं, तो इनका क्या प्रपोर्शन होएगा, क्या साइज, क्या कॉम्पोजिशन होएगा. तो वील डिसाइड दिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देन वी डिसाइड द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें फंड्स की नीड, फिक्स्ड एसेट्स कितने होंगे, हमारे करंट एसेट्स कितने होंगे. अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना चाहिए. दैट मीन्स कि कौन सा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होएगा, लाइक लॉन्ग टर्म सोर्सेज से जनरेट करेंगे, एंड कौन सा हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो हमें विद इन 1 ईयर हम पे कर सकते हैं, लाइक करंट लाइबिलिटीज जो कि हम विद इन 1 ईयर उसकी हमने पेमेंट करनी होती है एज पर दी ऑब्लिगेशंस. देन नेक्स्ट थिंग इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी.
अब जो हमारे फाइनेंसिंग के सोर्सेज थे जहाँ से हमने फंड रेज करना था, हमने उनको ब्रेक कर लिया इन लॉन्ग टर्म एंड इन शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड होता है रीपेमेंट के लिए 3 to 5 years और मोर देन दैट, बट इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म वी डोंट हैव द टाइम. विद इन 1 year हमें उसकी जो ऑब्लिगेशन पेमेंट ऑब्लिगेशन होती है वो फुलफिल करनी पड़ती है. सो नाउ आफ्टर डिसाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस, अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं डेप्ट और इक्विटी में. डेप्ट और इक्विटी, डेप्ट मीन्स borrowed funds and equity means owners fund. we'll discuss it in detail. बाद में हम चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डेप्ट, व्हाट इज इक्विटी एंड क्या इनका ऑप्टिमम प्रपोर्शन होना चाहिए. हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कितना इनका प्रपोर्शन, कितना डेप्ट होना चाहिए एंड कितना इक्विटी होना चाहिए. दिस ऑल्सो वील डिसाइड इन दिस चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड लास्ट रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज दैट ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो हमारा डेप्ट पे हमने इंटरेस्ट पे करना होता है तो दैट इज ऑल्सो दैट वी शो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो वो एज अ एक्सपेंस हम शो करते हैं, तो उससे हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो भी अफेक्ट होता है, बिकॉज जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं डिबेंचर्स पे तो वो हम एज अ एक्सपेंस शो कर रहे हैं. तो दैट इज़ वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उनको भी अफेक्ट करती है. जितना अच्छे वे में हम फाइनेंशियली फंड्स को मैनेज करेंगे उतने ही हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कम होंगे. सो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका रोल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस क्या है. नाउ विल डिस्कस कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी और वी कैन से कि मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट इज कि मेनली कंपनी के लिए क्या मेन प्रायोरिटी होती है कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स हैं, अगर हम मार्केटिंग या मार्केट में जाके देखें तो वहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन. जो भी हम ये प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ये सब कर रहे हैं ये हम एक पर्टिकुलर गोल के लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए. सिमिलरली फाइनेंशियली हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, दैट इज़ जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमारे कंपनी के जो ओनर्स हैं जिनके पास हमारे मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, सो दैट वो शेयर होल्डर्स जो है वो सेटिस्फाइड रहे. तो इसका मेन प्राइमरी गोल क्या होता है, टू मैक्सिमाइज दी शेयर होल्डर्स वैल्यू. What is the primary goal of financial management is to maximize कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो उनकी वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो. बिकॉज अगर उनकी वेल्थ इंक्रीज़ होएगी तभी ही वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करेंगे. सो मेनली ये किस पे डिपेंड करती है शेयर होल्डर्स की वेल्थ. शेयर होल्डर्स वेल्थ इज इक्वल टू shareholders wealth is equal to number of shares they are having into market price of the shares. So shareholders की wealth या shareholders को जो return मिल रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेयर्स उनके पास हैं एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, कि उनका मार्केट प्राइस क्या है. मार्केट प्राइस मीन्स कि जिस प्राइस पे वो उसको सेल कर सकते हैं फर्दर शेयर्स को, मार्केट में उनका क्या प्राइस चल रहा है. तो नंबर ऑफ शेयर्स तो शेयर होल्डर पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितने शेयर्स हैं, बट उनकी वेल्थ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मार्केट प्राइस के. अगर कंपनी का मार्केट प्राइस जितना ज़्यादा अच्छा होएगा, इंक्रीज़ करेगा, उतनी ही शेयर होल्डर्स की वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज होएगी, उनको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. सपोज अ शेयर होल्डर इज हैविंग 100 शेयर्स एंड मार्केट प्राइस है 10 रुपीज़, तो उसकी वेल्थ कितनी हो जाएगी, 100 into 10 1000 रुपीज़. बट इन केस अगर यहाँ पे उसके शेयर्स 100 है एंड उसका मार्केट प्राइस जो है दैट इज़ 8 रुपीज़ पर शेयर, तो उसकी अब वेल्थ कितनी हो जाएगी, 800. तो डायरेक्ट कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती है, बाय इंक्रीजिंग मार्केट प्राइस फॉर देयर शेयर. एंड वो मार्केट प्राइस कैसे बढ़ेगा, ऑल दैट डिसीजंस जो हैं वो कंपनी मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कवर करती है कि कैसे उसको मैनेज करना है. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वॉज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ और टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स रिटर्न, जो उनको रिटर्न मिलने अपनी इन्वेस्टमेंट पे. देन
देर आर सम सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, लाइक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो कि जो भी हमारे डिबेंचर्स वगैरह हैं उनका इंटरेस्ट भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं एज अ एक्सपेंस. तो इट हेल्प्स, अगर हम एफिशिएंटली अपने फंड्स को मैनेज कर रहे हैं कि डिबेंचर डेप्ट कितना होएगा एंड ऑल, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी हमें लिमिटेड पे करना पड़ेगा. इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होएगा. एंड सेकेंडली, अगर हमारे फाइनेंस मैनेज्ड है, मैनेज वे में हम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा जितना प्रॉफिट हम प्लान कर रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है मैनेजमेंट का, we'll able to fulfill that. तो secondary objective is profit maximization. Then is effective utilization of funds. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव और क्या होता है कि फंड्स को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना, एज वी हैव डिस्कस्ड. यूटिलाइज इन द सेंस कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना जिससे मैक्सिमम रिटर्न जो है वो जनरेट कर सके फंड्स को इन्वेस्ट करके. देन इज इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट, कि ये इंश्योर करना कि जो ये फंड्स हैं ये टाइमली अवेलेबल हो एंड एट रीजनेबल कॉस्ट. जब इनकी नीड हो कंपनी को, लाइक कंपनी को डाइवर्सिफाई करना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो कंपनी उस टाइम पे वेट नहीं कर सकती है कि फंड्स अरेंज करे, बिकॉज कई डिसीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें टाइम पीरियड बहुत कम मिलता है. सो इन दैट केस हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, अपने फंड्स को अरेंज करके रखना पड़ता है. तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है कि हमारे जो फंड्स है वो पहले से ही अवेलेबल हो एंड दैट टू एट रीजनेबल कॉस्ट. कॉस्ट जस्टिफाई हो उसके जो बेनिफिट्स हम डिराइव कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट से. देन इज इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व्स. ये फंड्स को हम जो भी हमने फंड्स रेज किए होते हैं, कल को अगर इनकी रीपेमेंट होनी है या किसी भी वे में हमें इनको रिटर्न करना है, तो हम पहले से ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिजर्व्स क्रिएट कर लेते हैं. तो ये रिजर्व्स क्या हेल्प करते हैं हमारी, कि फ्यूचर में अगर हमारे पास मनी नहीं है अपनी ऑब्लिगेशंस पे फुलफिल करने के लिए, पेमेंट ऑब्लिगेशंस को, तो हम इन रिजर्व से जो अमाउंट है हमने रखा हुआ है उनको यूज़ कर सकते हैं. तो टाइप ऑफ इट इंश्योर सेफ्टी. तो फंड्स की जो होती है वो सेफ्टी इंश्योर हो जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर. देन लास्ट इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग आइडियल फाइनेंस. आइडियल फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है कि हमने फंड्स जनरेट तो कर लिए हुए हैं, वी आर हैविंग दी फंड्स, बट हमें पता नहीं है कि उन फंड्स को कहाँ पे यूटिलाइज करना है. तो वो जो फाइनेंस है, वो जो मनी है, वो ऐसे ही हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है एंड वी आर नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट ऑफ दैट फंड्स. तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है उस आइडियल फाइनेंसिंग को अवॉइड करने में एंड जो हमारे फंड्स हैं उनको प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करने में. अगर हमारे पास सरप्लस फंड्स हैं तो कैसे हम उनका एडवांटेज ले सकते हैं किसी बैंक में डिपॉजिट करवा के, और थ्रू अदर सोर्सेज हम अर्न कर सकते हैं उस सरप्लस मनी से. तो ये हेल्प करता है कि आइडियल फाइनेंसिंग ना. देन इज देयर आर सम, अब जो ये मेनली फाइनेंसिंग, जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कंपनी के, हु विल टेक दिस फाइनेंशियल डिसीजंस, दैट इज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं कंपनी के, उसके जो मेन हेड होता है दैट इज CFO, दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस दैट chief financial officer has to take. First one is investment decisions. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हमारे 2 टाइप के डिसीजंस आते हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. कैपिटल बजटिंग मेनली फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस जो होते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट के, एंड वर्किंग कैपिटल डिसीजंस जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, करंट बिजनेस को जो अफेक्ट करते हैं. देन इज फाइनेंसिंग डिसीजंस. फर्स्ट वन इज investing decisions, then is financing decisions. Financing decisions में we'll decide debt, equity and loans from financial institutions. That means कि हमारे sources of funds क्या होंगे, कितना हम डेप्ट से, डिबेंचर से रेज कर रहे हैं, कितना इक्विटी से कर रहे हैं, कितना हम लोन लेके कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. देन इज थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन में मेनली वी डिसाइड रिटेन्ड अर्निंग्स, proportion of retained earnings and distribution of dividend.
डिविडेंड डिसीजन में हम मेनली ये डिसाइड करते हैं जो कंपनी के रिटर्न्स है, जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, उनको कंपनी ने रिटेन कितना अमाउंट उसमें से रिटेन करना है फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए एंड कितना उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर देना एज अ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। तो ये डिसीजंस मेनली हैं जो कि फाइनेंशियल डिसीजंस के अंदर कवर होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस। तो इन दिस केस देयर इज़ वन थिंग कि अगर इफ़ देयर इज़ अ क्वेश्चन कि फाइनेंशियल डिसीजंस कवर करने हैं तो ऑल द थ्री विल कम, बट इफ दे हैव सेट फाइनेंसिंग डिसीजंस तो पर्टिकुलरली डेब्ट, इक्विटी एंड लोन, तो फाइनेंशियल इज मेन कैटेगरी जिसके अंदर ये थ्री सब कैटेगरीज आ रही हैं एंड फाइनेंसिंग इज अ सब कैटेगरी। सो अच्छे से ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को कि वेदर दे हैव आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल और दे हैव आस्क्ड जस्ट फॉर फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो फर्स्टली वील स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मेनली कंपनी को क्या डिसाइड करना होता है कि जो फंड्स हैं वो किस वे में इन्वेस्ट करने हैं। We'll start with investment decisions. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में मेनली कंपनी ये डिसाइड करती है कि जो फंड्स जो भी उनको चाहिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए जो उन्होंने फंड्स अरेंज किए हैं तो उनको अब उन्होंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करना है, उसको फिक्स्ड एसेट्स में कितना उन्होंने अमाउंट फिक्स करना है एंड कितना उन्होंने करंट वर्किंग कैपिटल में अमाउंट इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्टिंग डिसीजंस में मेनली हम क्या डिसाइड करते हैं, फंक्शन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि उन फंड्स को हमने यूटिलाइज कैसे करना है, जो फंड्स हमने जनरेट किए हैं हाउ वी हैव टू यूटिलाइज दोज फंड्स। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को वी ऑल्सो कॉल कैपिटल बजटिंग डिसीजंस एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को वी कैन से वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इसमें हमारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन्वॉल्व होता है एंड दे आर ऑल्सो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स एक बार अगर हमने किसी प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर ली तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज दोज डिसीजन, बिकॉज अगर हम एक बारी कोई मशीन ले रहे हैं या कोई प्लांट में इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम अपना वो डिसीजन चेंज कर ले, रिवर्स कर ले, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो जब हमें ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने होते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेने होते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मेनली क्या होता है कि हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्ट करना है, लाइक प्लांट, मशीनरी एंड जो हमारे अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एंड सेकेंड टाइप इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, दैट मीन्स कि ये लाइक स्मॉल पीरियड के लिए होते हैं कि हमें जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती है लाइक करंट एसेट्स में जो हमारी डे टू डे फंक्शनिंग को करती हैं अफेक्ट, वो वाले जो डिसीजंस होते हैं दे आर नोन एज वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। लाइक हाउ मच देयर विल बी कैश, इन्वेंट्री, स्टॉक कितना होएगा, तो ये सारे हम जो डिसीजंस हैं ये वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंडर कवर करते हैं। So firstly we'll discuss what is capital budgeting and decisions involved in this. Capital budgeting is mainly a long term investment in fixed assets. वो investment जो हम fixed assets में कर रहे हैं and that is for long term, जो long term में use होती है, that are known as capital budgeting decisions. तो there are various factors that are affecting capital budgeting decision. In this chapter फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके फैक्टर्स कवर करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ हाउ ईच फैक्टर इज अफेक्टिंग द डिसीजंस, बिकॉज ओनली देन यू विल एबल टू डिस्क्राइब कि कैसे एक फैक्टर से पूरा डिसीजन जो है वो हमारा अफेक्ट होता है कि कैसे हमने अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है। फर्स्टली कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। फर्स्ट फैक्टर इज कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो का मेनली मीनिंग क्या होता है, वी आर ऑल्सो स्टडिंग इन अकाउंट्स। कैश फ्लो इज़ दैट कि कितना कैश हमारे जो कंपनी में है वो कैश इनफ्लो मीन्स कितना कैश आ रहा है एंड कितना उसका आउटफ्लो हो रहा है, कितना जा रहा है। तो नेट कैश फ्लो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन जितना हमें सरप्लस जो भी मिल रहा है या जो भी डेफिशिएट हो रहा है, अगर हमारा जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है तो डेफिशिएट होएगा एंड इनफ्लो इनकमिंग ऑफ कैश इज़ मोर देन इट विल बी अ सरप्लस।
तो जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो उसके लिए सबसे फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या डिपेंड करता है कि उस प्रोजेक्ट से हमें फ्यूचर में कितना कैश फ्लो हमें टाइम टू टाइम जनरेट होएगा. अगर तो वी आर having good probability of getting good cash flow means good cash inflows from that project, अच्छे inflows हमें आ रहे हैं because हमने outflow तो कर दिया one time investment करके. अब the thing is कि वो कितने inflows हमें annually दे रहा है या कितने इन्फ्लोज हमें जनरेट करके दे रहा है. तो अगर वो इन्फ्लोज कैश फ्लो अच्छा है तो हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज वील नॉट डू द इन्वेस्टमेंट इन दैट प्रोजेक्ट. देन सेकेंड वन इज द रेट ऑफ रिटर्न. सेकेंड फैक्टर इज रेट ऑफ रिटर्न. रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कि जब हमने किसी भी प्रोजेक्ट में कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो उससे हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न जो है हम कंपेयर करेंगे टू प्रोजेक्ट्स का. और अगर इफ़ वी आर नॉट हैविंग टू प्रोजेक्ट्स, हमें टू प्रोजेक्ट्स के बीच में से चूज़ नहीं करना, वन ही प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए हमने अपने माइंड में जो हम एक रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड कर लेंगे कि इतना रेट ऑफ रिटर्न अगर होगा वही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, अगर इससे कम होएगा तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना इज़ नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अस. सो सपोज वी आर हैविंग टू प्रोजेक्ट्स ऑप्शंस, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी. प्रोजेक्ट ए में रेट ऑफ रिटर्न इज 10% एंड प्रोजेक्ट बी में रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर रिस्क जो इन्वॉल्व है दोनों प्रोजेक्ट्स में वो भी सेम है, ए में भी सेम है, बी में भी सेम है, तो हम किस प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे? वी विल चूज़ प्रोजेक्ट बी बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर रेट ऑफ रिटर्न. वो हमें ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है और रिस्क जो है सेम है. अगर रिस्क जो है वो वेरी करता है दोनों में, दैट मीन्स ए में रिस्क कम है, बी में रिस्क ज़्यादा है, तो हमारा डिसीजन जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होएगा, कंपनी डिसाइड करेगी. बट अगर रिस्क एंड अदर फैक्टर्स सेम है तो रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा है हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे. और इफ़ वी आर नॉट हैविंग टू ऑप्शंस फॉर प्रोजेक्ट, वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन. सपोज एक ही प्रोजेक्ट है हमारे पास एंड हमने मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न डिसाइड किया है कंपनी के CFO ने कि एटलीस्ट 10% हमें रेट ऑफ रिटर्न इस प्रोजेक्ट से मिलना चाहिए. सपोज वी आर गेटिंग 9% ओनली, तो हम कंपनी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं करेगी. इफ़ वी आर गेटिंग 10% और मोर देन 10%, तो वी कैन इन्वेस्ट आवर फंड्स इन दैट प्रोजेक्ट. सो थर्ड फैक्टर इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व. इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स कि कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में चाहिए होएगी. ऑब्वियसली जिस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होएगी हम प्रेफर करेंगे कि हम उसमें ना इन्वेस्टमेंट करें एज पर आवर सर्कमस्टांसेस, बिकॉज जितना ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है उतना ही ज़्यादा हमारा रिस्क जो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है. अदर हम क्या थिंग्स इसमें कवर करते हैं कि कैश फ्लोज कितने जनरेट हो रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है हमारा उससे, एंड इंटरेस्ट रेट हमें क्या देना पड़ेगा. नाउ इंटरेस्ट रेट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स कि सपोज हमने जो ये इन्वेस्टमेंट की है फंड्स में, ये हमारे खुद का कंपनी का कैश नहीं था, ये हमने ऑलरेडी बोरो किया है कहीं से. वी आर बोरोइंग 10,000 फ्रॉम अ बैंक एंड देन हम उसको फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी और म्यूचुअल फंड्स या कहीं पे भी शेयर्स में. सो दैट मीन्स कि हमने जो अगर इफ़ वी आर इन्वेस्टिंग इन सम फंड्स और वो मनी हमारा खुद का नहीं है बट वी आर बोरोइंग द मनी, तो उस बोरोड मनी पे भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. दैट इज़ नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. तो वो हमें रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो भी चेक करना पड़ता है कि वो हमें कितना पे करना पड़ेगा एज पर हमें कितना रिटर्न हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे. So these were some of the investment criteria that are involved for taking these capital budgeting decisions. Capital budgeting decisions are over. Rest in investment decisions, there are fixed capital and working capital decisions that we will cover later on. Now we'll come to financing decisions. That is second category of decisions. Financing decisions में mainly we have to decide, in financing decisions we have to decide acquisition of funds. Acquisition of funds means कितना पोर्शन हमारा डेप्ट से रेस होएगा, कितना हमारा इक्विटी से होएगा.
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो हमारी नीड थी वो हमने डिसाइड कर ली इन्वेस्टमेंट में कि हमने कैसे अपने फंड्स को यूटिलाइज करना है. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि हम जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस में मेनली वी हैव टू डिसाइड कि कितना हमारा डेप्ट पोर्शन होएगा उसमें एंड कितना हम इक्विटी होएगा, कहाँ से हम अपने फंड्स को एक्वायर करेंगे. सो ओनर्स फंड्स जो होते हैं दे आर नोन एज शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स जो होती हैं दे आर नोन एज ओनर्स फंड. दैट मीन्स कि हम किसी से बोरो नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी के ही फंड्स कंसिडर होते हैं. सो लाइक इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. एंड देन देयर आर बोरोड फंड्स दैट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. ये बोरोड फंड्स इसलिए होते हैं बिकॉज इनके लिए रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो होती है वो फिक्स होती है. दैट मीन्स कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो हमें रीपेमेंट करनी ही पड़ेगी. एंड वी हैव ऑल्सो इट इज़ फिक्स्ड दैट वी हैव टू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच बोरोड फंड्स. सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज बोरोड फंड्स बिकॉज इनकी रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो फिक्स्ड होती है. बट ऑन इन केस ऑफ ओनर्स फंड कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं होती. जब कंपनी वाइंड अप होती है तभी उन पे ये लाइबिलिटी आती है कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उन्होंने पेमेंट करनी है. एंड दैट टू इफ़ दे आर हैविंग सरप्लस. अगर सरप्लस अगर उनके पास नहीं है तो शेयर होल्डर्स को उनकी पेमेंट में भी नहीं तो देयर इज़ नो लाइबिलिटी ऑन द कंपनी इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स और ओनर्स फंड. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस. एज वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. नाउ कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि फाइनेंसिंग डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं. फर्स्टली कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स कि जो हमने फंड्स रेज करने हैं उसको रेज करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट इनकर हो रही है. तो वील डिसाइड कि हमें कितना इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, कितना डेप्ट में इन्वेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट. अगर हम देखें तो इट इज़ मोर कॉस्टली टू रेज फंड्स थ्रू इक्विटी बिकॉज इक्विटी में हमें बहुत सारी शेयर्स में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है. लाइक वी हैव टू इशू प्रॉस्पेक्टस, देन जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती है उनको हमें प्रोसेस करना पड़ता है. वील चेक दैट. तो उसमें हमारी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा इनकर होती है. एंड सेकेंडली हमें जो रिटर्न्स होते हैं जो हमें शेयर होल्डर्स को देने पड़ते हैं दैट इज़ ऑल्सो मोर बिकॉज इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स और शेयर्स में रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बोरोड फंड्स जो होते हैं. बिकॉज रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है बिकॉज शेयर होल्डर्स को ये एश्योरेंस नहीं मिलती है कि उनको हर मंथ या हर ईयर उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा. ना ही उनकी कोई पेमेंट ऑब्लिगेशन रीपेमेंट की ऑब्लिगेशन होती है कंपनी पे. सो दे आर टेकिंग द रिस्क. तो इस केस में उनको जो रिटर्न्स मिलने हैं जो डिविडेंड मिलना है वो भी ज़्यादा अमाउंट पे मिलता है. सो दैट इज़ वाई शेयर्स आर कॉस्टली, इक्विटी इज़ कॉस्टली बट एज़ कम्पेयर टू डेप्ट इट इज़ नॉट दैट मच कॉस्टली बिकॉज उसमें रिस्क जो होता है वो कम होता है बिकॉज देयर इज़ रीपेमेंट ऑब्लिगेशन एंड ऑल्सो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट हैव टू बी पेड बाय द कंपनी. सो कॉस्ट में अगर हम देखें तो डेप्ट इज चीपर देन इक्विटी एज पर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. देन इज रिस्क. अगर हम रिस्क का फैक्टर देखें तो दो डेप्ट इज चीपर देन इक्विटी. डेप्ट जो होता है वो चीप होता है इक्विटी से बट डेप्ट इज रिस्कियर. डेप्ट में ज़्यादा रिस्क होता है. अभी अभी हमने कवर किया रिस्क ज़्यादा क्यों होता है. डेप्ट में मेनली जो रिस्क होता है वो कंपनी को रिस्क ज़्यादा होता है बट जो लेंडर्स होते हैं उनके पार्ट पे रिस्क कम होता है. सो कंपनी को रिस्क क्यों होता है बिकॉज अगर कल को कंपनी के पास नहीं इतना मनी है कि वो रीपेमेंट कर पाएँ या फिर इंटरेस्ट का एक उन पे परमानेंट लाइबिलिटी एक बर्डन आ जाता है कि हर मंथ उनको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है. सो इन केस ऑफ डेप्ट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी जिसमें उन पे कोई रीपेमेंट की ऑब्लिगेशंस नहीं है ना ही रिटर्न देने की कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है. सो दैट इज़ वाई रिस्क में अगर हम कंपेयर करें तो इक्विटी इज़ लेस रिस्क होता है इक्विटी में. सो वील प्रेफर इक्विटी एज पर द रिस्क. देन थर्ड फैक्टर इज फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट मेनली क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग दीज फंड्स. जो हमने ये फंड्स रेज करने हैं उसके लिए हमारी क्या कॉस्ट इनकर हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर हम इक्विटी शेयर्स या कोई भी शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसमें हमारी क्या होती है कि हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है. देन प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करना पड़ता है हमें एंड एप्लीकेशंस लेनी पड़ती है. तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. बट इन केस ऑफ डेप्ट देयर इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत लेस होती है. सिंपली हम बैंक्स में जाते हैं और हम डिबेंचर्स परचेज करते हैं. सो देयर इज़ नो सच कॉस्ट कि हमें कुछ एडवर्टाइजमेंट देनी है और प्रॉस्पेक्टस देना है. तो इन केस ऑफ इक्विटी फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ मोर. सो एज पर फ्लोटेशन कॉस्ट वील सिलेक्ट डेप्ट नॉट इक्विटी. Then is cash flow position of the company.
अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, तो कंपनी क्या प्रेफर करेगी? डेप्ट, बिकॉज कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कैश का अच्छा इनफ्लो हो रहा है, तो कंपनी अपने जो इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है वो भी मीट कर सकती है, एंड जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है कंपनी उसके लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाती है कि वो पे कर सकती है. बट अगर कैश फ्लो पोजीशन वीक है तो दे विल प्रेफर इक्विटी जिसमें कोई रीपेमेंट की लाइबिलिटी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती. देन इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट. अगर कंपनी में जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होते हैं? जो डे टू डे एक्सपेंसेस है लाइक रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, अगर ये ऑलरेडी कंपनी में ज़्यादा है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मोर, तो दे विल नॉट प्रेफर डेप्ट, बिकॉज डेप्ट में ऑलरेडी एक और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, जो भी हम लोन ले रहे हैं या डिबेंचर्स ले रहे हैं. तो कंपनी ऑलरेडी अगर ज़्यादा है कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो कंपनी और ज़्यादा नहीं मैनेज कर पाएगी, सो दैट इज़ वाई कंपनी विल गो फॉर इक्विटी. बट अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस है कंपनी में तो दे कैन प्रेफर डेप्ट इन दैट केस. सो नेक्स्ट इज टैक्स रेट. नाउ वी नो दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो होता है और लोन पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ टैक्स डिडक्टेबल. वी हैव स्टडीड दिस इन अकाउंट्स. टैक्स डिडक्टेबल मीन्स कि जब हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सो इन दैट केस जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो हम शो करते हैं. इंटरेस्ट ऑन जो डेप्ट होता है उसको भी हम एज ए अपना एक्सपेंस हम शो कर सकते हैं, सो दैट कि जब हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा? हमारा रेवेन्यू, टोटल जो हमारी रेवेन्यू है, टोटल जो सेल्स है, उसमें से हमारा जो इंटरेस्ट है सेल्स में से और जो भी अदर एक्सपेंसेस है उनका टोटल होके सेल्स में से माइनस होके हमारा जो है वो प्रॉफिट निकलेगा. सो ये इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट को कम कर देता है, और अगर प्रॉफिट कम होएगा तो हमें उस पर उतना ही कम टैक्स जो है वो देना पड़ेगा. 20,000 अगर हमें पहले प्रॉफिट हो रहा था, सपोज वी आर जनरेटिंग 20,000 प्रॉफिट, राइट, तो टैक्स रेट था हमारा 10%, तो हमें कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 2,000. बट नाउ हमने नेक्स्ट ईयर हमने क्या किया? हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया और हमने लोन ले लिया बैंक से. सो उस केस में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था. हमने लोन लिया था सपोज 2 लाख का, एंड हमने लोन लिया था सपोज 10,000 का, एंड 10,000 का हमने लोन लिया, एंड उस पर हम कितना इंटरेस्ट पे करना था? हमें 10%. दैट मीन्स 1,000 हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एवरी मंथ. तो जो हमारा प्रॉफिट था, जो 20,000 हमारा प्रॉफिट था, तो उसमें से अब हम 1,000 एज अ एक्सपेंस जो है वो माइनस कर देंगे, जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस था. तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट विल बी 19,000 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इंटरेस्ट ऑन दी डिबेंचर्स जो हमने पे किया. तो अब 19,000 पे हमें कितना टैक्स देना है? 10%. दैट मीन्स 1,900. तो इससे क्या हो गया? इससे हमारा जो टैक्स है वो कम हो गया. पहले हम 2,000 पे कर रहे थे, नाउ वी आर पेइंग 1,900 बिकॉज हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो गया. सो इंटरेस्ट इज अ टैक्स डिडक्टेबल सोर्स. इन केस हमारा टैक्स रेट जो है वो ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? हम डेप्ट प्रेफर करेंगे, बिकॉज उससे हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, तो हमें हमारा जो टैक्स अमाउंट होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है. बट अगर टैक्स रेट लो है तो वी कैन प्रेफर इक्विटी. देन इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट्स. अगर कैपिटल मार्केट्स मीन्स जो स्टॉक एक्सचेंज जहाँ से हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल करना होता है, तो अगर उनकी पोजीशन, उनकी स्टेट अच्छी है, हेल्दी है, तो वी कैन प्रेफर इक्विटी, अदरवाइज वी विल गो फॉर डेप्ट. Then last is control considerations. Control considerations, as we all know, we have studied in +1 also, कि जब हम when we are issuing the shares to shareholders, equity shares के केस में mainly, only in case of equity shares, तो क्या होता है कि जो equity shareholders होते हैं उनके पास कंपनी की राइट्स आ जाती हैं, कंट्रोल की राइट्स आ जाती हैं. सो अगर हम और ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे, ऑलरेडी इक्विटी है कंपनी में बट वी आर इशूइंग मोर इक्विटी शेयर्स, तो उससे क्या होएगा? डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा. डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल मीन्स कंट्रोल जो है वो डिवाइड हो जाएगा और ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स में, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्रेफर नहीं करेंगे. सो अगर हम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, वी डोंट वांट कि कोई हमारी कंपनी को कंट्रोल करे, तो हम डेप्ट को प्रेफर करेंगे, अदरवाइज वी कैन गो फॉर इक्विटी. So these are some of the factors that are affecting our financing decisions. Now third category is dividend decisions. After covering financing decisions, we will cover our third type of decisions, that are dividend decisions.
डिविडेंड डिसीजंस में मेनली हमें क्या करना है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, इसमें हम डिसाइड करते हैं हाउ वील डिस्ट्रीब्यूट आर फंड्स, वेदर वील इन्वेस्ट देम इन रिटेन्ड अर्निंग्स और वील डिस्ट्रीब्यूट देम एज अ डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। तो ये टू थिंग्स में से हमें चूज़ करना होता है कि जो हमारा कंपनी को प्रॉफिट मिला है आफ्टर पेइंग टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उस प्रॉफिट को कंपनी ने रिटेन अपने पास रखना है कि वो फ्यूचर में यूज़ कर सकें, या फिर कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अमंग शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, फर्स्टली अर्निंग्स। डिविडेंड कंपनी तो ही डिसाइड करती है अगर उसकी करंट अर्निंग्स और जो अर्निंग्स उसने पास्ट में अर्न किया है वो स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा तो कंपनी विल नॉट प्रेफर कि वो डिविडेंड पे करे। तो मेनली वही कंपनीज डिविडेंड पे करती है जिनकी अर्निंग्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स उनको हो रही है। देन इज स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स मीन्स कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो स्टेबल है। अगर उनको लाइक लास्ट ईयर उनको 20,000 अर्निंग्स हो रही थी तो उनको स्टेबल है उनकी, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लो नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, 20,000, 22,000 और 19,000 इसी के बीच में वो वेरी कर रही है। स्टेबिलिटी अर्निंग्स की तो डिविडेंड वो डिक्लेयर कर देंगे बिकॉज दे आर श्योर कि नेक्स्ट ईयर भी उनको इतनी ही अराउंड अबाउट अर्निंग्स होगी। बट जिस कंपनी में अर्निंग स्टेबल नहीं होती, कभी तो बहुत ज़्यादा होगी लाइक 60,000, कभी लाइक 8,000, सो जहाँ पे स्टेबल नहीं होएगी वहाँ पे उनको एक फेयर होएगा कि डिविडेंड वो डिक्लेयर ना करे, बिकॉज अगर नेक्स्ट ईयर अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होगी सो दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर अर्निंग पोटेंशियल। नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अगर एक कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट देयर प्लान कि वो डाइवर्सिफाई करे, वो ग्रो करें, फर्दर ग्रो करे, तो उस केस में कंपनी क्या प्रेफर करेगी, अपने पास रिटेन्ड अर्निंग्स को रिटेन करना, जो प्रॉफिट होएगा उसको रिटेन करना। दैट मीन्स कि वो उसको फ्यूचर के जो वेंचर में यूटिलाइज कर सके फंड्स को, बिकॉज इतने सारे फंड्स को बोरो करना या इमीडिएटली अरेंज करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट इज़ वाई वो कुछ मनी रिजर्व करके रखेंगे एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स। सो जिस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं तो वो क्या प्रेफर करेंगे, डिविडेंड कम पे करेंगे एंड रिटेन्ड अर्निंग्स उसमें ज़्यादा रखेंगे। अदरवाइज वाइस वर्सा, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो दे विल डिक्लेयर मोर डिविडेंड। देन इज कैश फ्लो पोजीशन। Now dividend, we all know that dividend involves outflow of cash. That means हमें पेमेंट करनी पड़ रही है तो हमारे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट मीन्स आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है एंड इनफ्लो कम है। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, कंपनी को प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, बट कंपनी के पास वो प्रॉफिट्स कैश में नहीं है, वेयर एज जो डिविडेंड है वो हमें कैश में पे करना पड़ता है। तो दैट इज़ वाई कंपनी उस केस में डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी और नहीं डिक्लेयर करेगी, बिकॉज दो कंपनी इज हैविंग प्रॉफिट्स बट दे आर नॉट इन कैश। बट जो हमें डिविडेंड पे करना होता है दैट इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। सो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैश का आउटफ्लो ज़्यादा है बट इनफ्लो कम है इन टर्म्स ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, तो कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेगी और दे विल डिक्लेयर लेस डिविडेंड। देन इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कंपनी को अपने डिविडेंड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दैट मीन्स देयर आर मेनी टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स। कई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, those who invest कि those who want कि there should be fixed income for their investment. That means कि उनको डिविडेंड जो होता है वो फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, बिकॉज वो जो होते हैं वो सिर्फ अपनी उसी इनकम पे डिपेंड करते हैं कि जो उनको इनकम शेयर्स को इन्वेस्ट करने में हो रही है। बट देयर आर ऑन दी अदर हैंड देयर आर सम शेयर होल्डर्स जो कहते हैं कि हमें इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है कि चाहे हमारी इनकम स्टेबल ना हो, रिटर्न स्टेबल ना हो, हमें रेगुलरली ना मिले, कंपनी वो मनी को एज अ रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रखे एंड उसको फ्यूचर में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करे ताकि हमें और अच्छा और ज़्यादा रिटर्न मिले। वी डोंट वांट स्टेबल रिटर्न बट वी वांट हायर रेट ऑफ रिटर्न। बट सम शेयर होल्डर्स वांट कि उनको स्टेबल रिटर्न मिले, दैट मीन्स स्टेबल इनकम मिले। तो जो शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस होती है, जिस टाइप के शेयर होल्डर्स हमारे पास होते हैं कंपनी में, उनके बेसिस पे ही हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या उनकी प्रेफरेंसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर करते हैं। देन नेक्स्ट इज टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में मेनली क्या होता है कि लाइक अगर हमारा डिविडेंड पे हमें टैक्सेस पे करना पड़ता है, जो हम डिविडेंड्स अपने डिक्लेयर करते हैं वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट डिविडेंड। तो अगर वो टैक्स रेट ज़्यादा है, हमें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है डिविडेंड पे, तो हम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करेंगे और कम डिक्लेयर करेंगे। अदरवाइज टैक्स रेट अगर कम है तो हम अपना डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं।
देन इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स मीन्स कि हमने एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड बता दिया शेयर होल्डर्स को। दो डिविडेंड का रेट कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड हो सकता है, बट स्टिल हमने एक राउंड अबाउट आइडिया दे दिया उनको कि हम स्टेबल डिविडेंड उनको दे रहे हैं एवरी ईयर, चाहे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं और लाइक लॉसेस भी हो रहे हैं, बट हमने लॉसेस नहीं, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं हो रहे हैं तो हमने एक स्टेबल डिविडेंड रख दिया कि इतना राउंड अबाउट उनको डिविडेंड जो है वो मिलेगा। तो डिविडेंड पॉलिसी जो है हमारी वो स्टेबल होगी, डिविडेंड पर शेयर जो है वो हमारा अल्टर नहीं होएगा, चाहे कंपनी की अर्निंग्स जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही। देन इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन में मेनली अगर हमारा डिविडेंड इंक्रीज़ होता है तो जो शेयर्स होते हैं उनकी पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, सो हमारे जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो डिविडेंड डिसीजंस हैं ये स्टॉक मार्केट रिएक्शन के बेसिस पे लेने होते हैं कि अगर हमें अपनी वैल्यू अपनी ज़्यादा जनरेट करनी है तो लाइक उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा सो दैट शेयर होल्डर्स हमारे शेयर्स को पॉजिटिवली ले और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए स्टॉक मार्केट में। सो अगर हमें पॉसिबल अपना इम्पैक्ट जो है वो हमें पॉजिटिव बनाना है शेयर्स का, तो कंपनी विल प्रेफर टू डिक्लेयर डिविडेंड। देन इज एसेस टू कैपिटल मार्केट। अगर लाइक सपोज लार्ज कंपनीज जो होती हैं दे कैन ईजिली असेस कैपिटल मार्केट्स एंड वहाँ से वो फंड्स रेज कर सकती हैं अपने और ज़्यादा शेयर्स इशू करके और कोई भी सिक्योरिटीज़ को एक्सचेंज करके। सो दोज कंपनीज विल नॉट प्रेफर रिटेन्ड अर्निंग्स बिकॉज दे नो कि वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इतने क्रेडिट, उनकी वर्दीनेस इतनी ज़्यादा है कि कल को वो किसी से भी क्रेडिट लेंगे और कैपिटल मार्केट में जाके वो शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज़ अगर सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो वो ईजिली वहाँ से अपने फंड्स जनरेट कर सकते हैं। तो वो अभी अर्निंग्स को रिटेन नहीं करेंगे अपनी एंड दे विल डिस्ट्रीब्यूट देम एज अ डिविडेंड। तो जितना ईजिली हम कैपिटल मार्केट को असेस कर पाएंगे उतना ही हम रिटेन्ड अर्निंग्स को प्रेफर नहीं करेंगे एंड वी विल गो फॉर डिक्लेयरिंग डिविडेंड। देन इज लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स मीन्स कि कुछ कंपनीज एक्ट, कुछ लॉ की प्रोविजंस हैं जो कि हमें फिक्स्ड अमाउंट बताती हैं कि डिविडेंड पॉलिसी या इशूइंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, तो हमें वो लीगल लॉ के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको भी माइंड में रखना होता है बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। और अगर हमें नहीं भी डिक्लेयर करना तो वो कुछ प्रोविजंस हमें माइंड में रखनी है। देन इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, मीन्स जब शेयर होल्डर्स को हम शेयर्स इशू करते हैं या कुछ भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स डिमांड करते हैं कि दे वांट रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में उन टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन है तो कंपनी को वो जो डिविडेंड के डिसीजंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग ही लेने पड़ेंगे। सो दीज वर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट वर अफेक्टिंग dividend decisions. So now we have studied about three types of decision, that is investment decision, financing decision and dividend decision. These were three types of financial decisions and they were covered under financial management. Now we will do next concept, that is financial planning. एज हमने प्लानिंग के चैप्टर में कवर किया था कि प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वेयर, हु विल डू दैट। तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम एडवांस में ही डिसाइड कर रहे हैं कि हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड एंड वेयर टू यूटिलाइज दोज फंड्स, कि कितने फंड्स हमें रिक्वायर होंगे इन एडवांस एंड कहाँ पे उनको यूटिलाइज हमने करना है उन फंड्स को। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इट provides financial blueprint for future operations। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट प्लान होएगा, दैट मीन्स जो भी प्लान है, ब्लूप्रिंट मीन्स कि एक हमें प्लान मिल जाता है कि किस वे में हमने अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरी करना है फॉर दी फ्यूचर ऑपरेशंस। तो फाइनेंशियल प्लानिंग एक हमें ब्लूप्रिंट प्लान दे देता है अपने फंड्स को अरेंज करने के लिए कि कहाँ से हमें अरेंज करना है एंड कहाँ पे हमें उनको यूटिलाइज करना है, कैसे हमें उनको अरेंज करना है। तो वो सब कुछ हम किस में डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ लिंक
बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे प्लानिंग हमारे गैप को ब्रिजिंग गैप करता है जो भी हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट में होता है, सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग का भी सेम रोल है कि जो भी हमारे फंड्स की रिक्वायरमेंट होएगी उसका जो हमें फ्यूचर में जो फंड्स की नीड है वो प्रेजेंट में ही हम प्लान कर रहे हैं, तो जो हमारा गैप है जो वो ब्रिज हो जाएगा एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ लिंक बिटवीन दैट। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू मेक फाइनेंस अवेलेबल फॉर डे टू डे फंक्शंस, की जो भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल हो, लाइक डे टू डे जो भी हमने फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस जो है वो इंश्योर करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड सेकेंडली टू इंश्योर कि फर्म अननेसेसरी फंड्स को रेज नहीं कर रहा, दैट मीन्स आइडियल फाइनेंसिंग को अवॉइड करता है। इन केस अगर ज़्यादा फंड्स कंपनी रेज कर भी रही है तो उनको कैसे इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न हो। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज़ दैट सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, एंड सेकेंड थिंग इज दे हैव टू चेक दैट देयर शुड बी नो आइडियल फाइनेंसिंग फॉर दी फंड्स, या फिर हम उसको फंड्स जो हमने जनरेट किए, अननेसेसरी फंड्स जनरेट किए, उनको हम वेस्ट ना करें। वी शुड यूज़ सम कि ऐसे हम वेंचर्स में उनको यूज़ करें जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिले। देन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की मेनली इंपॉर्टेंस क्या होती है? इट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग राइट, इट हेल्प्स इन इन्वेस्टिंग फाइनेंस इन राइट प्रोजेक्ट्स, कि ये हमें हेल्प करता है कि किन प्रोजेक्ट्स में हमें अपने फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न जो है वो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न मिले। तो ये सब कुछ हम फाइनेंशियल प्लानिंग में डिसाइड करते हैं कि किस प्रोजेक्ट से हमें कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, कितने कैश फ्लोज मिलेंगे, कैसे हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम अपने फंड्स को राइट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें। देन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। सेकेंडली इट हेल्प्स कि हमें कैसे अपने फंड्स जो है उनको कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए। एज वी नो दैट जो फाइनेंस है, जो मनी है, दैट इज़ लाइफ ऑफ अ बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ अ बिजनेस। मीन्स कि बिजनेस कैन नॉट वर्क विदाउट फाइनेंस। अगर बिजनेस में फाइनेंस नहीं होएगा तो जो भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल नीड्स है और वर्किंग कैपिटल नीड्स है, वी विल नॉट एबल टू फुलफिल दोज नीड्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें क्या हेल्प करती है कि हमें अपने फंड्स को कितना हमें फिक्स्ड एसेट्स में यूज़ करना है, कितना हमें अपना यूज़ इस वे में फंड्स को यूज़ करना है कि हमारे जो आइडियल फाइनेंसिंग ना हो एंड हमें मैक्सिमम रिटर्न्स जो है अपने मिले, फंड्स को उस वे में यूटिलाइज करें हम। देन इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस। शॉक्स एंड सरप्राइजेस अवॉइड करने में हेल्प करता है बिकॉज हमने पहले से ही प्लानिंग करके रखी हुई है अपने फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। तो दैट्स वाई अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है फ्यूचर में या कोई मेजर शॉक या सरप्राइज़ हमें मिलता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास ऑलरेडी फाइनेंस अवेलेबल है ताकि हम फ्यूचर के उन शॉक्स को मीट कर सकें। देन इज इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। क्लियर हम इसके अंदर जब अगर हमारे पास प्रॉपर प्लान्स होंगे, हमने अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल ऑपरेशंस को प्रॉपरली प्लान किया हुआ है, तो डेफिनेटली वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब कुछ हमारे आगे फ्यूचर फर्दर जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होंगे। एंड क्या इंश्योर हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन। कोई भी मिसकम्युनिकेशन, मिसकन्फ्यूजन इसमें नहीं होएगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा, बिकॉज पहले से ही डिसाइडेड था कि इतना हमने यूटिलाइज करना है फिक्स्ड में, इतना वर्किंग में, कहाँ से हमने फंड्स अरेंज करने हैं। तो दैट इज़ वाई जो कोऑर्डिनेशन सब एक डायरेक्टेड मैनर में वर्क करेंगे। वेदर इट इज़ सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर विल बी कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि हमने पहले ही अपनी एक्टिविटीज़ की प्लानिंग कर ली है कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट होएगी। देन लास्ट इज इट इज़ अ लिंकेज पिन। लिंकेज मीन्स कि प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक लिंकेज पिन है कि जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर का गैप है उसको रिड्यूस करता है। दैट मीन्स फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं अपने फाइनेंस की, फंड्स की। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ लिंकेज पिन बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. So this was all about financial planning and role of financial planning. So financial planning is just a part of financial management. जैसे planning management का एक function है, similar cases for this. So it has a narrow scope as compared to financial management. Financial management में हमारे properly सारे functions होते हैं, financial planning में just beginning होती है जिसमें हम सिर्फ plan कर रहे हैं, implementation हमारी further functions में होती है. Then next concept is capital structure.